कोई छुट्टी नहीं हो रही, बता। ये माता कह रही है कि श्राप दे देंगी, ये देख छुट्टी करा। छुट्टी नहीं है भाई सैटरडे की, और बल्कि 27 को एक टेस्ट और रख दिया गया है आपको, बिल्कुल जाते जाते हैं। दिवाली के पटाखे पहले ही फोड़ दिए जाएंगे। खत्म करें, आइंदे थोड़ा बहुत ही बचा है बस, है ना। उसमें मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन अपीयर होने का ऑप्शन आएगा 27 वाले में। देखिए वो जो ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट था उसमें एक दो चीजें और बता रहे हैं। लास्ट एक डिस्कशन ये हुआ था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, और K इंटू के बी कॉन्स्टेंट रहता है KW के बराबर, तो स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट इज वीक इन नेचर, वीक का कॉन्जुगेट इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर। हमने ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में ये बोला था वो आरएनएस इतना पॉपुलर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल डेफिनेशंस नहीं है, H प्लस OH माइनस वाली इंटरकनेक्टेड डेफिनेशंस है, एक को प्रोटॉन देना एक को लेना है, तो देर इज नथिंग कॉल्ड न्यूट्रल इन ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। तो वाटर के लिए भी अगर आप यहां बिहेवियर समझेंगे तो अगर किसी भी रिएक्शन में मैं अगर दो रिएक्शंस दिखा रहा हूं, जैसे एक बार HCl प्लस H2O दिखा दिया और उधर मैंने H3O प्लस Cl माइनस लिख के दिखाए, तो यहां इस रिएक्शन में आप HCl से H प्लस निकल रहा है बोल के इसको एसिड बोलते, तो फिर डेफिनेटली उसके बाजू वाले को बेस बोलना है, और वो कंपेयर करोगे तो दिखेगा भी आपको H2O में प्रोटॉन ऐड होता हुआ दिख रहा है, तो H2O यहां बेस बोला जा रहा है। तो ऐसा आर्हेनियस थ्योरी में तो कभी भी नहीं था, आप H2O ऑलवेज न्यूट्रल ही बोलते थे। सिमिलरली अगर मैंने एक दूसरी रिएक्शन ली और मैंने NH3 प्लस H2O से ये बना के दिखा दिया, तो अब आप NH3 को प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी बेस देख पा रहे हो, और इस समय H2O H प्लस देकर इस पेयर में एसिड बोला जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो रिएक्शन ब्रॉन्स्टेड थ्योरी की है उसमें H प्लस का लेना देना चल रहा है, तो आप वाटर को किस नेचर का बोलेंगे, उसका आंसर न्यूट्रल तो कभी भी नहीं आएगा। अब वाटर को क्या बोलना है उसके लिए प्रोडक्ट साइड पे देख लें वो किसमें कन्वर्ट हुआ है। व्हेन H2O इज कन्वर्टिंग टू हाइड्रोनियम आयन तो वो H प्लस एक्सेप्टर यानी बेस कहलाएगा, और H2O OH माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एसिड कहलाएगा। तो H2O कैन एक्ट एज बोथ Bronsted acid and Bronsted base. और जो दोनों चीजें बन सकता है उनका एक निकनेम भी है कॉल्ड एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। जैसे इनऑर्गेनिक में एम्फोटेरिक वर्ड होता है, उसी तरह का एम्फीप्रोटिक वर्ड मींस प्रोटॉन के लिए ड्यूअल नेचर है, तो कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट प्रोटॉन। तो इसमें H2O तो एग्जाम्पल है ही सही, आप H2O से H3O प्लस OH माइनस दोनों बना सकते हो। अमोनिया भी एम्फीप्रोटिक होता है, उसमें H प्लस ऐड करके NH4 प्लस भी बन सकता है, और H प्लस रिमूव करके NH2 माइनस भी बन सकता है। किसी को भी जब हम एम्फीप्रोटिक बोल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि एक ही समय पे वो ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज बेस दोनों है, उसमें कैपेबिलिटी दोनों बनने की है। किसी रिएक्शन में वो एक दिखेगा तो किसी दूसरी रिएक्शन में दूसरा दिखेगा, एट ए टाइम दोनों नहीं है वो। जैसे इस रिएक्शन में केवल बेस है वाटर, इस रिएक्शन में केवल एसिड है।
एम्फीप्रोटिक और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? हमने लास्ट टर्न में एक आर्टिकल पढ़ा था पॉली बेसिक एसिड्स, तो उसमें ये बोला था कि एन अगर बेसिसिटी है तो एन स्टेप्स में आयनाइज होना है, एक एक H प्लस कई स्टेप्स में देंगे। वो मल्टी स्टेप आयनाइजेशन कभी भी अगर आपने लिखा तो उसमें बीच के जो भी स्टेशन है, बीच के स्टेप पे जो जो आयंस है वो सब एम्फीप्रोटिक होंगे। जैसे अगर H2SO4 को 2 स्टेप में तोड़ना है तो फर्स्ट स्टेप में क्या तोड़ते हैं? H प्लस HSO4 माइनस, तो वो HSO4 माइनस इंटरमीडिएट आयन पक्का एम्फीप्रोटिक है, क्योंकि वो एक H प्लस निकलने के बाद तो बना है और अगले स्टेप में उसी से H प्लस निकलेगा, तो वो इंटरमीडिएट आयंस ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स हमेशा एक्ट करेंगे। HSO4 माइनस बीच के स्टेप का है, उसमें H प्लस जोड़ के वापस H2SO4 भी बना सकते हैं, H प्लस हटा के SO4 माइनस 2 भी बना सकते हैं। HS माइनस बीच के स्टेप का है, वापस H2S भी बना सकते हैं, H प्लस रिमूव करके S माइनस 2 भी बना सकते हैं। HCO3 माइनस अगेन बीच के स्टेप वाला है, H2CO3 भी बना सकते हैं, CO3 माइनस 2 भी बना सकते हैं। गर्मी कितनी हो गई यार, अरे हो रही है, ऐसे कैसे नहीं हो रही है? हाँ चला दो भैया, चला दो, फुल कर दो, फुल एकदम। एम्फीप्रोटिक है नहीं है ये पूछने में वो एक्सेप्शंस हमेशा ध्यान रखने, जैसे नॉर्मल सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट का क्वेश्चन होता है तो H रिप्लेस होगा या नहीं, उसके लिए बेसिसिटी देखते हैं। इफ ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव आयंस, इनमें एक काम तो हो ही सकता है, ये H प्लस एक्सेप्ट तो कर ही सकते हैं, माइनस वाले आयंस है, तो नेक्स्ट H निकलेगा या नहीं निकलेगा वो ओरिजिनल एसिड की बेसिसिटी पे डिपेंड करेगा। तो H2PO4 माइनस PO4 पे एंड होने का मतलब ही है फॉस्फोरिक एसिड वाला आयन, तो इससे वापस H3PO4 भी बना सकते हैं जिसकी बेसिसिटी 3 है, और बेसिसिटी 3 है इसका मतलब है इसके सारे H निकल सकते हैं, तो यहां से एक और H प्लस रिमूव हो जाएगा और HPO4 माइनस 2 बनेगा, तो ये एम्फीप्रोटिक है।
सिमिलरली H2PO3 माइनस, PO3 पे खत्म होने का मतलब है ये PO3 वाला एसिड है जो एक्सेप्शन है, जिसकी बेसिसिटी 2 बढ़ाई गई है। तो इसका मतलब है इस ओरिजिनल एसिड से एक H हटके तो ये आयन खुद बना है, बट 2 बेसिसिटी का मतलब है एक H और अभी निकल सकता है, हेंस ये भी एम्फीप्रोटिक है। बट H2PO2 माइनस वो H3PO2 वाला आयन है विच इज बेसिसिटी 1, तो उससे नेगेटिव आयन से फर्दर H निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर ये आगे H प्लस दे पाता तो हम उसे डाई या ट्राई बेसिक ही बोला करते, तो H3PO2 का ये आयन एम्फीप्रोटिक नहीं है। इससे ज्यादा की जरूरत हमें ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में भी नहीं पड़ती है। मॉड्यूल में जो भी 5-10 क्वेश्चन है यूजुअली एक नाम देके उसका कॉन्जुगेट एसिड या बेस पूछ लेते हैं सिंपली, या एक आध क्वेश्चन वो स्ट्रॉन्ग वीक वाला है। एक फाइनल क्वेश्चन ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का मैं बता रहा हूं, फिर इंडिकेटर देखेंगे। एक पर्टिकुलर स्पीशीज मैंने इस तरीके की लिखी और मुझे इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है ये भी बताना है, और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है ये भी बताना है। एट ए टाइम क्वेश्चन में कुछ एक पूछा गया होगा, मैं दोनों पूछ रहा हूं। आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली ये समझना है कि अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस पूछे जाने के समय H प्लस निकालना है तो H मुझे दो जगहों पे दिख रहे हैं, वो H मैं कहां से निकालूं, और अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड बताने के लिए इसमें H प्लस जोड़ना है तो वो H प्लस मुझे कहां जोड़ना चाहिए। उसके लिए आपको ओरिजिनली ये चीज क्या थी वो अगर समझ में आ रखा होगा तो हम अपने आप ही समझ जाएंगे कि क्या हमें करना चाहिए। ओरिजिनली कॉम्प्लेक्सेस वाले चैप्टर में ये इस तरीके का आयन था, इसकी स्टार्टिंग यहां से हुई थी। अब इसने एक H प्लस, एक H प्लस, एक H प्लस 3 बार दिया है, तब ये चीज बनी हुई है। और हर बार ये H प्लस कैसे दे रहा है, H2O निकाला, उसमें से H प्लस दे दिया, OH पार्ट बचा रह गया। तो सोचिए जब इसने यहां से एक H प्लस दिया होगा तो क्या हुआ होगा, H2O 6 की जगह 5 रह गए होंगे, H प्लस दे दिया होगा और एक OH क्रिएट हो गया होगा। फिर अगली बार इसने H दिया तो उसके पास दो ऑप्शन थे, लेकिन ये H2O4 हुआ और एक OH बढ़ा के इस OH को ट्वाइस लिख दिया गया। ऐसे ही अगला H यहां से निकाला गया होगा तो H2O थ्राइस हो गया होगा, OH भी थ्राइस हो गया होगा। यानी यहां तक आते आते मुझे वो पैटर्न ऑलरेडी समझ में आ जाना चाहिए कि H जब निकाला जा रहा है तो कौन से पोर्शन पे ध्यान दे रहे हैं, और H निकालने के समय आप H2O वाला H निकाल रहे हो, OH वाला नहीं। आपने यहां के बाद ऐसा नहीं लिखा कि H2O5 ही कर देते हैं, इसे O लगा देते हैं, ये वाला H निकाल दो। ऐसा क्यों हो रहा होगा, आपके पास बेसिकली इंडिविजुअली अगर कभी भी OH माइनस लिखा आएगा, ये जेई वाली साइड पे एक बार पूछा जा चुका है, OH माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो आप OH माइनस में से भी H प्लस निकाल के O-2 को उसका कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हो। यानी अल्टीमेटली इससे भी प्रोटॉन निकालना पॉसिबल है। लेकिन अगर किसी के पास दो चॉइसेस हैं, H2O और OH माइनस, तो जैसे हमने K1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते का रीजन यही तो दिया था कि न्यूट्रल से H प्लस निकालना आसान है, नेगेटिव आयन से H प्लस निकालना मुश्किल है। वैसे ही रीजनिंग यहां पे भी बनेगी क्या, कि अगर प्रोटॉन डोनर की कंपैरिजन होगी तो मैं H2O को बेटर डोनर मानूंगा एज कंपेयर टू OH माइनस। सही बात है।
और अगर मुझे रिवर्स पूछना हो H प्लस लेने का काम कौन अच्छा करेगा, तो माइनस ज्यादा इजीली पकड़ेगा। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। बस उसके लिए दिमाग में ये रखना है कि H2O बेटर H प्लस डोनर है OH माइनस की तुलना में, और OH माइनस बेटर H प्लस एक्सेप्टर है देन H2O। तो ऑप्शंस जब चारों लिखे आते तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाता कि हमें दो ऑप्शन जिनमें कंफ्यूजन रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें H जोड़ना है कि इसमें H जोड़ना है, H इससे हटाना है कि इससे हटाना है, और हटाने जोड़ने दोनों का लॉजिक अलग अलग है। हटाने के समय मेन प्रायोरिटी किसको देनी है, H2O को, और जोड़ने के समय OH वाले पार्ट को। तो अगर कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा हूं तो इस चीज को एसिड माना गया होगा और इससे H प्लस हटा के कॉन्जुगेट बेस बना होगा। कैसे बना होगा वो, कि आपने इतने पोर्शन में से H प्लस वाटर से हटाना है, 3 में से एक H2 अलग निकाल दो, 3 में से एक H2 अलग निकाल दो, तो आंसर बोलेंगे FeH2O हो गया ट्वाइस। अब जो एक H2 आपने अलग निकाला उसमें से H प्लस की तो टाटा बाय बाय हो गई, OH वही है, और बचे हुए OH के साथ वो एक OH और ऐड हो गया, तो OH की संख्या बढ़ के 4 हो जाएगी। अब इस पूरे पे कुछ चार्ज होगा ना, ये अगर पूरा न्यूट्रल वाला था कुछ, तो H प्लस हटने के बाद इस पे समथिंग -1 का चार्ज आ जाएगा। और यही काम अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा होता मैं किसी और क्वेश्चन में, तो मैं कहता ये चीज बेस है, इसमें H प्लस जोड़ना है, और H प्लस जोड़ना है तो इधर वाले पोर्शन में जुड़ेगा, ये बेटर एक्सेप्टर है बोल के 3 में से एक OH अलग किनारे निकाल लिया, 3 में से एक OH अलग किनारे निकाल लिया, तो आपने लिखा Fe। अभी H2O थ्राइस नहीं लिखे क्योंकि 3 में से एक OH जो अलग निकाला वो H प्लस जुड़वा के H2O ही बन जाएगा, तो H2O एक बढ़ गया, अब OH जो आपने एक हटा दिया था वो 2 ही रह गए, और अब चार्ज H प्लस जुड़ा है तो ये +1 चार्ज का आयन है। एट ए टाइम इनमें से कुछ भी एक पूछा जा सकता था, और आपको एक बार H2O को मेन प्रायोरिटी देनी है, एक बार OH वाले पोर्शन को मेन प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा बहुत डिस्कशन ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट का है। लुईस थ्योरी का यहाँ कोई काम है नहीं, वो आप IOC OC में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्सेप्टर वाला। नाउ इंडिकेटर, जो एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया हमें आईने में दे रखा है, वो मॉड्यूल एक बार आप साथ में निकाल लो। ज्यादा कुछ इसमें लिखने का नहीं है, एक जो न्यूमेरिकल करेंगे वो कॉपी में कर लेंगे, बाकी ज्यादा चीज जो है मॉड्यूल में जो लिखी है उसी को सुनना है अपने। टाइट्रेशन का जो एक्सपेरिमेंट है उससे कुछ जुड़ी हुई चीज है इंडिकेटर। टाइट्रेशन का जो पर्पस है पहले वो अपने को समझ में आना चाहिए कि हम टाइट्रेशन का जो लॉजिक है वो है क्या। आप दो लोगों के बीच रिएक्शन करा रहे होते हो टाइट्रेशन में जो एक दूसरे से अपोजिट नेचर के हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसका मॉड्यूल में कुछ यूज नहीं है, सुन लो। अभी मॉड्यूल में जहां बताऊंगा कि इस पेज पे ये टेबल याद कर लेना, वो हो जाएगी। तो इंडिकेटर का पर्पस क्या है टाइट्रेशन में यूज होना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन सिंपली एक रिएक्शन है, बस रिएक्शन से क्या अलग है टाइट्रेशन में? वे ऑफ डूइंग द रिएक्शन अलग है। टाइट्रेशन में आप रिएक्शन में रिएक्टेंट्स 1 और 2 सीधे एक बार में यूं नहीं मिला देते। आप टाइट्रेशन में एक रिएक्टेंट पूरा एक बार में लेते हो और दूसरे को आप ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला रहे होते हो। इस वे में की गई रिएक्शन का नाम टाइट्रेशन है। अब टाइट्रेशन का जो पर्पस होता है
वो ये होता है कि आप एक जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका नॉर्मेलिटी भी आपको पता है और आपने उसको कितने ml भरा वो भी आपको पता है। दूसरा जो सॉल्यूशन आप भर रहे हैं उसकी नॉर्मेलिटी आप जानना चाहते हो। ये सेटअप उल्टा भी किया जा सकता है कि जिसकी नॉर्मेलिटी पता है वो मैंने ऊपर भर रखा है और अननोन नॉर्मेलिटी वाला नीचे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली होना क्या है, जब आप इस रिएक्टेंट को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे होते हो तो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराने पर मुझे वो कब क्लोज करना है नॉब, कि कब इसका ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना रुकवा देना है, मुझे उसी का सिग्नल देने के लिए इंडिकेटर यूज होना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? आपने इसका कहीं यहां निशान बना रखा है कि ये 100 ml तक भरा हुआ है। अब ये 100 से 70 पे रुकना है, 60 पे रुकना है, 20 पे रुकना है, हाउ मच वॉल्यूम इसका कंज्यूम एक्चुअली में करना है, ये सिग्नल इंडिकेटर देता है। वो कैसे क्या वो अभी बाद में समझेंगे। तो अगर मैंने नॉब जब ओपन करी थी, मेरा 100 ml तक ये लिक्विड फिल्ड था और जब फाइनली ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरते गिरते मुझे कुछ सिग्नल मिला कि अब आप नॉब क्लोज कर दीजिए, तब तक हम यहां 55 ml पे आ गए थे। तो आप ये डिफरेंस को 45 ml कंज्यूम हुआ है बोल के इसको V2 बोल रहे होते। और उसके बाद आपने क्या किया होता, एक न्यूमेरिकल स्टेप कि जिनके बीच रिएक्शन होती है उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर खर्च हुए होते हैं, N1V1 बराबर N2V2 लगाते। तो N1V1 दोनों आपको पता थे, V2 अब आप ढूंढ चुके हो, तो आप कॉपी पेन लेके N2 सॉल्व कर लेते। दिस इज द पर्पज ऑफ टाइट्रेशन, टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी ऑफ वन अननोन सब्सटेंस। ये दोनों रिएक्शन, ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के जो अपोजिट नेचर के थे। जनरली हमें जो इंडिकेटर पढ़ना आयनिक में वो एसिड बेस इंडिकेटर है। तो आप एसिड और बेस में से कोई एक चीज नीचे ले रहे हो, दूसरी ऊपर से गिराई जा रही है, और न्यूट्रलाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट है उसका टाइट्रेशन आप कर रहे हो। नाउ देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स हैं, एक को बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट है वो जगह जहां पे दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट एक्चुअली में बराबर हुए थे, 10 बराबर 10, 20 बराबर 20, यानी जहां ये हो रहा होगा इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इंडिकेटर आपको कभी भी इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं ढूंढवा सकता। देयर इज अ सेपरेट वर्ड कॉल्ड एंड पॉइंट। देयर इज अ सेपरेट वर्ड कॉल्ड एंड पॉइंट। ये आपके इक्विवेलेंस पॉइंट से कुछ पॉइंट ml में वॉल्यूम कम या ज्यादा पे डिटेक्ट होगा। जैसे आपको 55 ml एग्जैक्ट था आपका V1 V2, तो आपका 54.6 ml या 55.6 ml ऐसे वाली रीडिंग आएगी जब एंड पॉइंट आएगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिकेटर आपने इसमें मिला रखा होता है जो आप नीचे लेके चले हो। और इंडिकेटर की थ्योरी ये दी गई है कि इंडिकेटर के दो अलग अलग कलर होते हैं, दो अलग अलग मीडियम में। एक कलर शो करता है वो एसिडिक मीडियम में और एक कलर वो शो करता है बेसिक मीडियम में। इट शोज टू डिस्टिंक्ट कलर्स इन टू डिफरेंट मीडियम्स। तो मान लीजिए आप यहां HCl लेके चले थे, तो क्योंकि वो एसिड है, अगर इंडिकेटर उस समय एसिड के साथ मिक्स हो रखा है तो उसका कलर 1 वो वाला उस समय शो हो रहा होगा जो वो एसिडिक मीडियम में शो करता है, क्योंकि आपने उस इंडिकेटर को HCl ही प्रोवाइड करा रखा है। अब आपने बोला ऊपर से NaOH गिराया जा रहा है, ठीक है, और ऐसा मान के चलते हैं कि 20 ड्रॉप्स NaOH गिरने पर रिएक्शन खत्म होनी थी, N1V1 बराबर N2V2 होना था, और हर एक ड्रॉप 1 ml की थी, हर एक ड्रॉप 1 ml की थी या 0.5 ml की थी। तो 10 ml मेरे को रिएक्शन में टोटल NaOH खर्च कराना था एंड 0.5 ml की एक ड्रॉप है, तो मेरे को टोटल 20 ड्रॉप्स गिरवानी थी NaOH की, और उस जगह पे N1V1 बराबर N2V2 होना था। वो तो एक्चुअल इक्विवेलेंस पॉइंट है। लेकिन आप ऐसे एक एक ड्रॉप का हिसाब सोचिए क्या हो रहा होगा। 1 ड्रॉप गिरी, 2 ड्रॉप गिरी, 3 ड्रॉप गिरी, 4 ड्रॉप गिरी, वो NaOH गिर गिर के खत्म होता जा रहा है, लेकिन बीकर में अभी भी HCl एक्सेस में है। इंडिकेटर
इंडिकेटर तब तक उस कलर पे मेंटेन रहेगा जब तक उसको एसिडिक नेचर मिलती रहेगी। तो 1 नंबर से लेकर 19 नंबर तक की ड्रॉप, 1 नंबर से 19 नंबर तक की ड्रॉप पे NaOH गिर के खत्म हो रहा था, HCl तब भी बच रहा था, और HCl तब भी बच रहा था, तो इंडिकेटर वो कलर दिखाता रहेगा जो एसिडिक मीडियम में है। 20वीं ड्रॉप गिरी, 20th ड्रॉप, क्या हुआ, 10 ml गिर चुका है। आपकी रिएक्शन में N1V1 बराबर N2V2 आ चुका है। दिस इज एक्चुअल इक्विवेलेंस पॉइंट। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप वेट कर रहे हो भाई कलर बदलेगा तो टोटी बंद करने का सिग्नल मिलेगा ना, आप तो टपाटप गिराए पड़े हो अभी भी, तो आपको सिग्नल अभी नहीं मिला 20th ड्रॉप पे। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर के 3 कलर नहीं है, एसिडिक में ऐसा कलर है, न्यूट्रल पे ऐसा कलर है, बेसिक पे वैसा कलर है, 2 ही कलर है उसके, उसको अभी कलर बदलने का सिग्नल नहीं मिला। और जब 21st ड्रॉप गिरी तो क्या हुआ, अब NaOH एक्सेस में, HCl निपटा दिया 20th ड्रॉप पे, अब जो 21st ड्रॉप गिरी उस पे अब बेसिक मीडियम मिला किसको, इंडिकेटर को, और वो अपने कलर 2 पे शिफ्ट हो गया क्योंकि बेसिक मीडियम में उसका दूसरा कलर था। और ये 1 ड्रॉप जो एक्स्ट्रा गिरी उससे आपकी जो रीडिंग 10 ml मेजर होनी थी वो 10.5 ml मेजर हुई होगी। तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सी चीज है, आइडियल सिनारियो जहां पे N1V1 बराबर N2V2 होता है। एंड पॉइंट कौन सी चीज है, प्रैक्टिकल चीज कि आप पता कहां लगा पाते हो। तो आपको जहां रिएक्शन खत्म हुई उससे हल्का सा लेट या हल्का सा पहले पता लगेगा रिएक्शन में कि कलर का चेंज हुआ है। अभी वाले एग्जांपल में क्या बोला, हल्का सा आपको एरर करना अलाउड है। अगर रीडिंग 10 ml आनी थी, 9.5 पे कलर बदल जाए तो भी एक्सेप्टेबल एरर है, 10.5 पे बदल जाए तो भी एक्सेप्टेबल एरर है। अब क्या एक ही ड्रॉप का एरर आएगा क्या सर हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा ड्रॉप्स का भी एरर हो सकता है। किस बात का, पहला ह्यूमन एरर, आपने 1 ड्रॉप गिरने पर अभी टोटी बंद करना चालू किया, तब तक 2-3 ड्रॉप और गिर गई तब तक, ये तो ह्यूमन एरर है, तो एक से ज्यादा ड्रॉप्स का एरर हो सकता है। दूसरा, अगर वहां उस इंडिकेटर के कलर चेंज ऐसे हैं कि आपको पता लगना ही चालू तब हो कि 5-7 ड्रॉप गिर चुकी हो, जैसे फिनोफ्थलीन कलरलेस है या पिंक है, तो पिंक एकदम से थोड़ी ना चटक पिंक पता लगेगा आपको, वो लाइट पिंक से आना चालू होगा, और लाइट पिंक जैसे आएगा तब तक 2-4 ड्रॉप तो गिरेंगी, तब तक डिटेक्टेबल पिंक दिखना चालू होगा। अरे मेरी बात समझ में? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट। आप जो डिटेक्ट कर पाओगे इंडिकेटर से वो एंड पॉइंट होगा, और प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट में इतनी एरर भूल चूक आपको अलाउ करी गई है कि थोड़ी बहुत ड्रॉप्स का एरर पहले आ जाए या बाद में आ जाए, ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इंडिकेटर की थ्योरी है कि उसके 2 डिफरेंट कलर्स हैं, एक एसिडिक मीडियम में एक बेसिक मीडियम में। जब वो कलर बदलेगा, वो कलर बदलना ही हमारे लिए सिग्नल है कि हमें टाइट्रेशन को रोक देना है, और वो रोक देने के बाद आप अल्टीमेटली फॉर्मूला लगा के जो मिसिंग नॉर्मेलिटी होती है वो सॉल्व कर पा रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके और पढ़ने का क्या क्या है इंडिकेटर में, आपको पेज नंबर बताना जिन पे मॉड्यूल है 171, पेज नंबर 171 पे कहानी चालू है इंडिकेटर की। आपको उससे अगले पेज पे 4 इंडिकेटर्स के नाम, उनके अलग अलग 2 कलर और उनकी यूजफुल पीएच रेंज दे रखी हैं। ये 4 इंडिकेटर्स के आपको नाम याद करने, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनॉल रेड और फिनोफ्थलीन। इनमें से मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन ये 2 ज्यादा काम के हैं, इनका आपको ज्यादा डिटेल में समझना है। जैसे फिनोफ्थलीन है, तो फिनोफ्थलीन को थ्योरी ये दी गई है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो खुद भी वीक एसिड या वीक बेस ही होते हैं,
और उनके कलर किस समय कौन से शो होंगे वो पुराने टॉपिक पढ़ाए गए कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट से समझाए जा सकते हैं। तो फिनोल्फथलीन इटसेल्फ एक वीक एसिड है और आप उसको शॉर्ट फॉर्म में HPH ऐसा लिख सकते हो। उसको वीक एसिड की तरह, जैसे HX को आप H प्लस X माइनस तोड़ते थे, HPH शॉर्ट फॉर्म को H प्लस PH माइनस करके तोड़ा जा सकता है, जिससे वो वीक एसिड प्रूव हो जाए। उसका जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है वो एक कलर का है जो कि कलरलेस है, और उसका जो आयनाइज्ड पार्ट है वो कलर्ड है, यानी इस समय पिंक इन कलर है। फॉर एनी अदर इंडिकेटर ऑल्सो थ्योरी ये दी जाती है कि एक इंडिकेटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका अनआयनाइज्ड फॉर्म जनरली कलरलेस या लाइट कलर्ड वाला होगा, और जो आयनाइज पार्ट है जनरली वो कलर्ड या डार्क कलर्ड वाला होगा। या तो कलरलेस है तो कलर वाला आयनाइज आएगा, दोनों कलर्ड फॉर्म है तो लाइट कलर्ड वाला अनआयनाइज को मानते हैं और डार्कर शेड वो आयनाइज वाले को मानते हैं। अब अगर HPH या फिनोल्फथलीन इस तरीके से वीक एसिड फॉर्म में टूटता है और उसके दो कलर उसकी इस फॉर्म या इस फॉर्म की बदौलत है, तो कौन से समय वो कौन सा कलर दिखा रहा होगा वो कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट से आप आसानी से समझा सकते हो। अगर मैंने ये HPH HCl NaOH के टाइट्रेशन में मैंने HCl नीचे लिया होता और इसे मैंने HCl के साथ मिलाया होता, तो आपको एसिडिक मीडियम में इसका क्या हो रहा होगा अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या हो रहा है, एसिडिक मीडियम इसको H प्लस का कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा और कॉमन आयन इफेक्ट से इसकी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी और बैकवर्ड जाने से आपको HPH वाला यानी कलरलेस शो होगा। तो आप जरा पेज पलटिए, उसके जो टेबल वाला पेज है, पेज 171 172, देखिए इसमें फिनोल्फथलीन का कलर एसिडिक मीडियम में ही कलरलेस लिखा है। क्यों हुआ होगा एसिडिक मीडियम में कलरलेस, समझ में आ गया? क्योंकि एसिडिक मीडियम कॉमन आयन इफेक्ट से इसको सप्रेस्ड रखेगा और ज्यादा कंसंट्रेशन उसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, उस समय वो कलर दिखाता। लेकिन जैसे ही ऊपर से NaOH गिरते 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 क्या हुआ होगा, एक्स्ट्रा NaOH गिरा होगा और उसने मीडियम को बेसिक बना दिया होगा, तो अब वो OH माइनस के आयंस ऑड आयन इफेक्ट लगाते। क्या करते वो OH माइनस के आयंस यहां से H प्लस खींचते, हटाते H प्लस को, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाने से आपको PH माइनस मिलने लगता और उसके डोमिनेट होने से आपको कलर पिंक दिखने लगेगा। तो दिस इज द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि कोई भी इंडिकेटर दो कलर्स अलग अलग मीडियम में क्यों दिखा रहा होता है। तो आप रीजन देते हैं कि इंडिकेटर इटसेल्फ एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक एसिड या वीक बेस है, उसका आयनाइज फॉर्म अनआयनाइज फॉर्म दो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। आप उसे कौन से मीडियम में ले रहे हो उसके हिसाब से या तो उस पर कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा तो उसकी अनआयनाइज फॉर्म वाला कलर दिखेगा, ऑड इफेक्ट लगेगा तो आयनाइज वाले फॉर्म का कलर दिखेगा। आई थिंक उसमें मिथाइल ऑरेंज वाला एक्सप्लेनेशन भी दे रखा होगा, शायद इस तरीके से दे रखा है MEOH बोल के। नहीं, जनरल फॉर्मूला ही दे रखे। मिथाइल ऑरेंज के कलर देखो क्या क्या लिखे हैं, ऑरेंजिश रेड और येलो। अगर सेम लॉजिक मिथाइल ऑरेंज के लिए लिखोगे तो मिथाइल ऑरेंज को बोलते हैं एक वीक बेस की तरह काम करता है। मिथाइल ऑरेंज इटसेल्फ एक वीक बेस है और उसको MEOH और Me प्लस और OH माइनस ऐसे करके तोड़ देते हैं। तो उसका जो बेसिक मीडियम में कलर है येलो, वो ये वाला है, और आयनाइज वाला रेडिश ऑरेंज ये वाला है।
इसमें वो वाला आर्ग्यूमेंट मैच कर रहा है कि अगर कोई भी इंडिकेटर को आप HIN करके भी लिखोगे तो उसको HIN फॉर्म में लाइट कलर्ड या कलरलेस बोलोगे, और जो IN माइनस वाला पार्ट है वो डार्क कलर्ड या वो कलर्ड वाला होगा। तो ऐसी MEOH को भी जब आप तोड़ रहे हैं तो येलो एंड रेड में से येलो लाइटर वाला माना जा रहा है, वो उसकी अनआयनाइज फॉर्म है, और ऑरेंजिश रेड डार्कर शेड माना जाएगा, वो उसकी आयनाइज फॉर्म है। इस बार भी आप इजीली ऑड इफेक्ट और कॉमन इफेक्ट से किस समय वो कौन सा कलर दिखाएगा समझ सकते हैं। इस बार अगर एसिडिक मीडियम बोला तो ऑड इफेक्ट लग जाएगा। एसिडिक मीडियम OH माइनस को हटाता, इस बार एसिडिक मीडियम होगा तो OH माइनस हटेंगे ऑड इफेक्ट से, और रिएक्शन फॉरवर्ड जाने से Me प्लस वाला आपको रेड कलर मिलेगा। तो देख सकते हैं उस टेबल में जहां 4 नाम दिए हैं उसमें ऑरेंजिश रेड वाला जो शेड है वो एसिडिक मीडियम में ही मिथाइल ऑरेंज का कलर बताया गया है। वाइल जब बेसिक मीडियम होगा तो कॉमन आयन इफेक्ट से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और MEOH वाला कलर यानी येलो तब शो होने लगेगा। तो ये 2 एग्जांपल्स फंक्शनिंग ऑफ फिनोफ्थलीन और फंक्शनिंग ऑफ मिथाइल ऑरेंज, ये आप याद रख सकते हैं। फिनोफ्थलीन के लिए बोलना है वो एक वीक एसिड है, HPH उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, HPH कलरलेस है, और PH माइनस जो नेगेटिव आयन है वो कलर्ड यानी पिंक है। मिथाइल ऑरेंज के लिए बोल सकते हैं वो एक वीक बेस है, MEOH फॉर्म में अनआयनाइज में येलो इन कलर, और आयनाइज फॉर्म में Me प्लस रेडिश ऑरेंज इन कलर। जो इससे नेक्स्ट पेज यानी 172 पे टेबल दे रखी है वो टेबल आपको याद रख लेनी है, स्पेशली उसमें जो 2 मेन है फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज वाले, और इनके लिए 3-3 बातें लिख रखी हैं उस टेबल में। एक 2-2 कलर जो हैं अलग अलग मीडियम में, और एक इंटरवल जैसा लिख रखा है पीएच रेंज का। एक चीज जो यहां उस टेबल की मदद से और पूछी जा सकती है वो ये है कि मैं आपको किसी एसिड का और किसी बेस का नाम लूं और पूछूं अगर ये एसिड ये बेस टाइट्रेट होंगे तो इस टाइट्रेशन के लिए सूटेबल इंडिकेटर इस लिस्ट में से कौन सा चुना जा सकता है। ये अपने टेबल में नहीं दे रखा, बट ये आप कैसे गेस करते हो उसका जो लॉजिक है वो मैं समझा रहा हूं। अगर मुझे सूटेबल इंडिकेटर लेना है तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो तो आपको ऑल इंडिकेटर्स आर सुटेबल, ये ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है वो मैं समझा दूंगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन है, इसका लॉजिक बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। अगर मैं आप पूछूं इसमें फाइनल रेंज कैसी आने वाली है तो आप एसिडिक नेचर बोल रहे होते, तो एसिडिक नेचर की वजह से आपको जो सूटेबल इंडिकेटर हैं वो मिथाइल रेड मिथाइल ऑरेंज ये वाले बोले जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं उस लिस्ट में देखिए, आपको मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड में 3 से 4.5 4.5 से 6.5 ऐसी ही कुछ रेंज लिखी हुई है, लिखे हुए हैं यही रेंज। तो ये रेंज कैसे हैं, पीएच स्केल में 7 से कम वाला रेंज है। तो जहां ऐसा टाइट्रेशन हो रहा होता है कि फाइनली एसिडिक नेचर आनी है, आप वो इंडिकेटर चुनने की कोशिश करते हो जिसकी यूजफुल रेंज एसिडिक रेंज से मैच करती हो। तो क्या है, मिथाइल रेड एंड मिथाइल ऑरेंज ये सूटेबल इंडिकेटर है क्योंकि
इनकी यूजफुल पीएच रेंज इज क्लोजर टू pH at end point of reaction या टाइट्रेशन. फाइनल आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में ऐसी नेचर मिलती, pH 7 से कम. तो सूटेबल इंडिकेटर का जो तर्क होता है वो ये बोलता है कि आपकी रिएक्शन जहां खत्म हो रही है वहां जैसा pH आने वाला है उससे मैचिंग pH रेंज जो इंडिकेटर शो करता है उसको सूटेबल माना जाएगा. तो ये वाला जो आसान केस है पहले मैंने वो बताया. क्या करा मैंने? अगर मैं नाम लूं और मैं बोलूं HCl और NH4OH के लिए कौन सा बेटर है, तो HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH अगर वीक बेस है, तो आप एसिडिक नेचर लास्ट में आएगी बोल के वो वाले इंडिकेटर छांटने की कोशिश करोगे जिनकी खुद के जो इंटरवल हैं वो 7 से कम वाले जोन में दिए हैं. और आपको 7 से कम वाले जोन में ये दो लिखे हुए हैं. इसका तीसरा वाला केस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में भी लॉजिक यही रहता है. क्या होना है वहां नेचर में? बेसिक नेचर आनी है. बेसिक नेचर आनी है, पीएच में 7 से ज्यादा आना है, तो आपको सूटेबल इंडिकेटर HPH को बोलना है, फिनोफ्थलीन. क्यों? क्योंकि उस लिस्ट में देखिए फिनोफ्थलीन आपको 8 से 10 ऐसी पीएच रेंज में कुछ लिखाया गया होगा और उसकी जो रेंज है वो बेस वाली नेचर की रेंज से मैच खा रही है. सूटेबल इंडिकेटर उसको बोलना है जिसकी खुद का पीएच इंटरवल रिएक्शन के एंड पॉइंट पे जैसा पीएच आने वाला है उससे मैच खाता हो. तो क्योंकि यहाँ बेसिक नेचर आनी थी, आपको फिनोफ्थलीन यूज करना चाहिए क्योंकि उसका बैंड 8 to 10 बेसिक रेंज में काम करता है. ये दो सबसे आसान वाले हैं जिनमें प्रेडिक्ट आप उनकी अगर आपने रेंज रट रखी होगी तो दो आपके पास 7 से कम वाले हैं, वो इस कैटेगरी के लिए सूटेबल है. 8 से 10 वाला फिनोफ्थलीन वो इस कैटेगरी के लिए सूटेबल है. अगर बचे हुए दो समझ में नहीं भी आए तो उनको रिजल्ट्स को सीधे याद रख लीजिए. पहला जो है SASB उसमें बोलना है सब सूटेबल है और WAWB में बोलना है कोई भी सूटेबल नहीं है. SASB WAWB में अगर जो मैं समझाने वाला हूं वो नहीं भी अपने को याद रहे तो रिजल्ट याद रख सकते हैं. ऑल आर सूटेबल SASB, नन इज सूटेबल WAWB. अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पहले लास्ट के समझा दे रहा हूं. WAWB ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या सिंपल बफर के समय आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, याद है? 7 + ½ of pKa - ½ of pKb, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है. और इस फॉर्मूले में जब तक KKB पुट नहीं हो जाएंगे मैं श्योर नहीं हूं कि पीएच कैसा आने वाला है. मुझे पता ही नहीं 7 आना है कि 6.5 आना है कि 7.5 आना है कि 6.1 आना है कि 7.8 आना है. तो इंडिकेटर कॉपी पेन लेके लास्ट में फॉर्मूला निकालने के बाद जब पीएच पता लग जाएगा तब थोड़ी ना मिलाना था. इंडिकेटर तो एक्सपेरिमेंट के शुरू में मिला देना था ना. और एक्सपेरिमेंट के शुरू में आपको अगर अननोन एसिड बेस के कोई KKB नहीं पता तो यू आर नॉट श्योर अबाउट उसका फाइनल पीएच कहां आने वाला है. तो आप तुक्के में ही कोई इंडिकेटर मिलाओगे. हम नो सूटेबल इंडिकेटर का मतलब ये नहीं इंडिकेटर मिला ही नहीं रहे, लेकिन भगवान भरोसे आपने इंडिकेटर मिलाया है. अब वो इंडिकेटर अगर 10 ड्रॉप के बाद रिएक्शन खत्म होनी थी तो आपने 1-2 ड्रॉप्स का एरर तो मान के चल रखा था, लेकिन वो 10 ड्रॉप की बजाय 2 बूंद गिरे, वहीं वो कलर बदल दे तो आप तो कलर बदलते ही टोटी बंद कर दोगे. आपकी रीडिंग 10 ड्रॉप्स की नोट होनी थी जबकि आप 2 ही ड्रॉप की रीडिंग नोट करके बैठ गए तो बहुत हैवी एरर आ गया ना. और अगर 10 ड्रॉप की बजाय वो 40 ड्रॉप गिरवा चुका है तब जाके कलर बदला तो भी बहुत बड़ा एरर आ गया है. तो मेरे को भरोसा नहीं है उस इंडिकेटर के पे वो सही जगह के आसपास कलर बदल पाया होगा या नहीं. क्यों नहीं है मुझे भरोसा? क्योंकि मुझे पीएच पता ही नहीं कि मेरा फाइनल पीएच क्या आना था और मैं जो इंडिकेटर सेलेक्ट कर रहा हूं वो कौन से जोन का है और वो उस पीएच से मैच खाएगा या नहीं. तो इसलिए देयर इज नो परफेक्ट इंडिकेटर फॉर WAWB. उसमें एरर का चांस हमेशा ज्यादा रहेगा ही रहेगा. यू कैन नॉट एलिमिनेट द एरर इन WAWB. फर्स्ट केस जो है इसमें समझने का सबसे बढ़िया काम है कि इसमें ऑल आर सूटेबल क्यों बोल देते हैं. अब ऑल आर सूटेबल बोलने का रीजन क्या है?
मान लीजिए आपने लिया नीचे HCl और ऊपर से NaOH गिरा रहे हो, और आपको ये अलाउ कर रखा था कि अगर 10 ड्रॉप पे रिएक्शन खत्म होनी है तो 1-2 ड्रॉप पहले सिग्नल दे दोगे तो भी मंजूर है, 1-2 ड्रॉप बाद में दे दोगे तो भी मंजूर है, माइनर एरर्स हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर HCl खुद स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसा चल रहा होगा? 1, 2, 3 टाइप, 1, 2, 3 टाइप जोन में चल रहा होगा। ठीक है, आपने इसमें इंडिकेटर मिलाया, जब NaOH इस HCl को N1V1 बराबर N2V2 पे परफेक्टली न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, उस समय पे पीएच कैसा आया होगा? 7। उस समय NaCl वाला बना हुआ होगा, ना HCl ज्यादा है ना NaOH ज्यादा है, 1 सेकंड भर के लिए 7 आया होगा। और उसके बाद 1-2 बूंदे जैसी NaOH की गिरेंगी तो NaOH खुद क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, उसका पीएच 10, 11, 12 रेंज में चलेगा। तो आपको क्या दिखता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में? अगर कोई थर्मोमीटर जैसा होता जिसमें पीएच की रीडिंग नोट कर पाते तो आपने थर्मोमीटर HCl में डुबो रखा है, आपने थर्मोमीटर नीचे वाले में डुबो रखा है। 10 ड्रॉप से 1-2 ड्रॉप पहले तक वो पीएच कौन से जोन में चला रहा होगा? 1, 2, 3 वाले जोन में। 1-2 आखिरी वाली ड्रॉप में सडनली शूटअप होके वो पीएच 7 पे आएगा, और 1-2 और ड्रॉप गिरते ही और शूटअप होके 11-12 में पहुंच जाएगा। तो आपका 10 से 1-2 ड्रॉप पहले और 10 से 1-2 ड्रॉप बाद में देयर इज अ स्टीप इंक्रीज इन पीएच, और वो पीएच कहां से कहां उछल जाता है? वेरी लो रेंज से वेरी हाई रेंज तक। और इस इतने बड़े बैंड में तो सारे इंडिकेटर आ गए ना, सबकी रेंज इसी बैंड में है। तो आप बोलोगे कोई सा भी इंडिकेटर यूज कर लो आंख बंद करके, वो 1-2 ड्रॉप से ज्यादा का एरर नहीं दे रहा होगा। वो परफेक्ट जगह पे कलर बदल दे, बहुत बढ़िया, 1-2 ड्रॉप पहले बदल दे, बहुत बढ़िया, 1-2 ड्रॉप बाद बदल दे तो भी बहुत बढ़िया। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ये फायदा मिलता है आपको कि जस्ट बिफोर द रिएक्शन एंड्स एंड जस्ट आफ्टर द रिएक्शन एंड्स देयर इज अ ह्यूज जंप इन पीएच, और उसमें इतने बड़े इंटरवल में सारे इंडिकेटर्स की यूजफुल रेंज आ चुकी होती है। तो एवरी इंडिकेटर इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर ऐसे SB टाइट्रेशन। तो आपको वो 2, 3, 4 नाम उस टेबल के याद रखने, और ये 4 चीजें और मैं पूछ सकता हूं, मैं एसिड बेस के नाम लूं, अगर दोनों नाम स्ट्रॉन्ग के हैं तो हर एक इंडिकेटर को सुटेबल बोलना है। ऐसे WB वाले में मिथाइल ऑरेंज रेड जो 7 से कम वाले 2 थे उनको सुटेबल बोलना है। WASB वाले में जो बेसिक नेचर वाला फिनोफ्लिन है उसको सुटेबल बोलना है। WAWB में वाले बोलेंगे कोई परफेक्ट इंडिकेटर नहीं होता। फाइनली एक इसका न्यूमेरिकल और दिखा रहे हैं। अगर आप न्यूमेरिकल के लिए मॉड्यूल में फॉर्मूला देखोगे तो उसमें ऐसे फॉर्मूले बना रखे हैं कि अगर कोई एसिडिक इंडिकेटर है HPH जैसा, आप पीएच की जगह HIN लिख दूं और आपने उसे H+IN माइनस करके तोड़ा हुआ है, तो इसका एक फॉर्मूला लिखा रखा है pH बराबर pKin प्लस लॉग IN माइनस अपॉन HIN। कुछ भी नहीं रटना नया इसमें, पुराना ही फॉर्मूला है ये एसिडिक बफर वाला फॉर्मूला ही है, आपको उसी को कॉपी कर लेना है। बस यहाँ Ka की जगह, इंडिकेटर भी वीक एसिड का ही तो काम कर रहा है, इसकी जगह गलती से pKa भी बोल देते तो भी चल जाता, तो ये सेम एज pKa ही दिख रहा है आपको। और जब एसिडिक बफर पढ़ा था तो यहाँ सॉल्ट अपॉन एसिड लिखते थे, तो ये तो एसिड आ गया ना, और यहां जिसको लिखते थे सॉल्ट उसी का दूसरा नाम कॉन्जुगेट बेस था, तो ये कॉन्जुगेट बेस वाली ही चीज है। तो आपको एसिडिक इंडिकेटर का कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो क्या याद रखना है? एसिडिक बफर का फॉर्मूला एसिडिक इंडिकेटर पर लगता है। क्या शॉर्टकट याद रखना है? कोई भी एसिडिक इंडिकेटर का अगर न्यूमेरिकल होगा तो उस पर एसिडिक बफर का फॉर्मूला ही लगाना है, pH = pKa प्लस वो वाला। ऐसी मॉड्यूल में INOH बोलकर IN प्लस OH माइनस बेसिक इंडिकेटर को ऐसे तोड़ के दिखा दिया गया है, MEOH को Me प्लस OH माइनस ऐसे ही तोड़ा था, और इसका फॉर्मूला बना रखा है POH pKin प्लस लॉग IN प्लस अपॉन INOH। अगेन ये नहीं रटने की जरूरत है, क्या बोलेंगे? बेसिक इंडिकेटर बेसिक बफर वाले फॉर्मूले को ही कॉपी करता है, POH यहां लिख दो pKb और सॉल्ट बाय बेस जैसा ये लिखा है। तो आपको फॉर्मूले में एक न्यूमेरिकल में करा के दिखा दे रहा हूं, हालांकि एनसीईआरटी में इंडिकेटर की कोई इतनी थ्योरी या न्यूमेरिकल है नहीं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस अपने मॉड्यूल में आधा पन्ना दे रखा है तो एक न्यूमेरिकल बता दे रहा हूं। क्या करना है समझ में आया? एसिडिक इंडिकेटर के कोई न्यूमेरिकल आए तो एसिडिक बफर का फॉर्मूला लगाना है,
बेसिक फॉर्म के इंडिकेटर का कोई न्यूमेरिकल आए तो बेसिक बफर का फॉर्मूला लगाना है। लॉग में रेशो कैसे पुट करेंगे, अपॉन में जो उसकी अनआयनाइज फॉर्म है वो लिखी जाएगी, और आयन वाली जगह जो उसकी आयनाइज फॉर्म है वो लिखी जाएगी, फिर जो कैलकुलेशन होनी है वो हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसे आयनिक इक्विलिब्रियम के नजरिए से देखेंगे तो ये टोटली पूरा आउट ऑफ सिलेबस ही दिखेगा, एनसीईआरटी में कोई नाम भी नहीं दिखेगा इंडिकेटर या उसके फॉर्मूले का। लेकिन हल्का सा हमें पता रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर एक नई यूनिट प्रैक्टिकल्स वाली, एक्सपेरिमेंट्स वाली जुड़ गई थी, उसमें इंडिकेटर नाम दिया हुआ है, तो वो हल्का सा इंफॉर्मेशन, हल्का सा ब्रीफ हमें इंडिकेटर का इस वजह से पता होना चाहिए। मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन बोला, HIN, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बोली, मैंने कहा ये एक वीक एसिड इंडिकेटर है और इस एसिड का Ka 10⁻⁻5 है, इसका Ka 10⁻⁻5 है। आगे लिखिएगा, if ionized form of इसी क्वेश्चन में आगे है, if ionized form of HIN, if ionized form of HIN is red while unionized form is blue in color, if ionized form of HIN is red while unionized form is blue in color, then find pH of solution. If ionized form of HIN is red while unionized form is blue in color, then find pH of solution which contains indicator as 75% red. Then find pH of solution which contains indicator as 75% red. अब क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऐसा एक क्वेश्चन एसिडिक बफर में हुआ था जहां पे 25% 75% करके आपने एक रिएक्शन लिखी थी इनकम्प्लीट, कि अगर 100 में से इतना ये वाला खर्च हो जाएगा तो वो वाला उतना बन गया होगा। ऐसे आपको HIN को तोड़ना है, तो क्या क्या तोड़े, H+IN-, एसिड इंडिकेटर है तो एसिड की तरह से तोड़ना है। इनके नीचे कलर लिख दो आप, कौन सा किसका कलर बोला है, आयनाइज्ड रेड इन कलर है और अनआयनाइज्ड ब्लू इन कलर है। आपको जो परसेंटेज दी है किसी एक की 100 माइनस जो बची हो वो दूसरे कलर में रही होगी, ऐसा बोल देना है। तो अगर मैंने बोला 75% रेड है तो आपको बोलना है 100 माइनस 75, 25% ब्लू वाला रहा होगा, और उठा के इस डेटा को फॉर्मूले में रख देना है। और फॉर्मूला कौन सा, एसिडिक इंडिकेटर तो एसिडिक बफर वाला, बेसिक इंडिकेटर होता तो बेसिक बफर वाला। तो पीएच बराबर पीके प्लस लॉग, यहां सॉल्ट की जगह IN- वाला और एसिड की जगह HIN वाला नंबर रख दीजिए। पीके आप पे 5 आया ही हुआ है, प्लस लॉग
ये वैल्यूज रख दीजिए। तो रेड वाला आयनाइज्ड है, 75 ऊपर 25 नीचे, ये log 3 5 में और जुड़ जाता है। हालांकि न्यूमेरिकल से ज्यादा इसका अगर क्वेश्चन वेरी रेयरली कभी बनता तो उस पिछली वाली चीज पे कलर क्या है और सूटेबल इंडिकेटर, क्वेश्चन में एक एसिड एक बेस का नाम लिख के दे दें और ऑप्शंस में अलग अलग इंडिकेटर्स दिए हों, तो वो 4 के बारे में आपको सूटेबल इंडिकेटर गेस करना, वो ज्यादा पूछा जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो आयनिक खत्म होने की। जहां हमने आयनिक चालू किया था वहां डे 1 पे मैंने बोला था कि आयनिक फिजिकल का टफेस्ट चैप्टर है, इसको एक बार में समेटने की कोशिश ना करें। अभी भी लास्ट दिन फिर वही वाली बात बोल रहा हूं, आप बाकी चैप्टर्स जो इसके आगे पीछे पढ़ते हैं उसी वेइंग स्केल पे आप इसका डिफिकल्टी लेवल अगर चेक करेंगे तो हमेशा आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे। आयनिक अलग लीग का चैप्टर है, बाकी चैप्टर्स के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड उसको जज करने का तरीका ये नहीं हो सकता कि हमारे क्लास में जब आप बता रहे थे तब तो क्वेश्चन बन रहे थे, फिर अलग से करने बैठे तो उलझ गया सब चैप्टर आपस में। वो तो अपन ने बार बार बोला ही है कि क्लास में जो टॉपिक चल रहा होगा आपको पता है उसी के क्वेश्चन हो रहे होंगे, तो वो सीमित दायरे में ही थॉट प्रोसेस चलाना है। लेकिन जब वो चैप्टर पूरा निकल चुका होता है तो वो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाता है, बिकॉज हम बहुत बार ये जज नहीं कर पाते कि कौन से आर्टिकल का ये क्वेश्चन है। आपको एटलीस्ट 2 राउंड आयनिक में टुकड़े 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 में ही पढ़ने पड़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एटलीस्ट 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करिए। केएसपी एक सेपरेट पार्ट मान लीजिए, बफर्स एक सेपरेट पार्ट मान लीजिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक सेपरेट पार्ट मान लीजिए, और मिसलिनियस एक लास्ट शुरू वाला जो सेक्शन था पीएच कैलकुलेशंस, ओस्वाल्ड लॉ, कॉमन आयन इफेक्ट, वो सब अलग मान लीजिए। तो आप कम से कम 2 राउंड उनको जब टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे उसके बाद ही फिर आप जम्बल्ड वाले क्वेश्चंस में कंफर्टेबल महसूस करेंगे। पहली बार में आप ये सोचें कि हमें तो क्वेश्चन पढ़ के तुरंत पता लगना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपके लिए एडवांटेज अब ये है कि अब आप जिस दौर में चल रहे हैं, एनटीए जैसे गोबर पेपर बना रहा है, तो आयनिक का भी कोई बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन अब बनता नहीं है। पिछले साल आया ही नहीं था एक भी आयनिक में से, सारे केमिकल वाले ही थे। अगर आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। तो अगर आप हर टॉपिक की जो बिल्कुल बेसिक वैरायटी है, सबसे सादी वाली वैरायटी है, वो अगर आप कर पाते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि नीट वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अभी मॉड्यूल में तो हर तरह के क्वेश्चन है, उसमें आसान भी है मुश्किल भी है। ठीक है, कुछ अपने एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम केवल थर्मोडायनेमिक्स है। आपको तो हिस्सों में तोड़ के दिया हुआ है। शुरू में अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और बाद वाला सेक्शन थर्मोकेमिस्ट्री है। किसी किसी बुक में इसको केमिकल एनर्जेटिक्स नाम से भी दिया होता है। एनसीईआरटी में ओनली थर्मोडायनेमिक्स नाम से दिया है। थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा चल ही रहा है तो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं बस, और क्या। क्या है? इलेक्ट्रो अभी नहीं, बहुत बाद में। अभी तो इलेक्ट्रो अभी तो यही पढ़ा रहे हैं। बन गया पेपर इसके भैया, आगे के 2 पेपर में डल गए क्वेश्चन। लो, स्टार्टिंग थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज से होती है, वो सारे नाम फेमिलियर है, आसान है, सिंपल इजी टू डिफाइन है। एनसीईआरटी में जो ओपनिंग पेज है जिसमें पैराग्राफ फॉर्म में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, वो ब्रीफ
एक एक लाइन की चीजें यहां बता दे रहे हैं। पहला, एरो पॉइंट्स में एक एक लाइन लिखते चलो आप। बुलेट पॉइंट्स में वन लाइनर्स लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। deals with energy changes, deals with energy changes during various deals with energy changes during various physical and chemical processes. Deals with energy changes during various physical and chemical processes. नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इस तरह से एरो मार्क बना के फिर लिखें एक और। gives an idea about feasibility or spontaneity, gives an idea about feasibility or spontaneity of a process, gives an idea about feasibility or spontaneity of a process। ब्रैकेट में लिख दीजिए with the help of, आगे जाके जब हम ये पैरामीटर पढ़ेंगे, डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी का चेंज, ये प्रेडिक्शन में काम में आएगा। फिजिबल या स्पॉन्टेनियस है या नॉट फिजिबल या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ब्रैकेट में लिख दिया विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी। नेक्स्ट पॉइंट में gives a prediction of extent of reaction, gives a prediction of extent of reaction, extent of reaction, ब्रैकेट में लिख दे delta G naught can be used to solve K equilibrium. Delta G naught can be used to solve K equilibrium. क्या मतलब हुआ इस बात का? आपने ये जो बात था, वर्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं। जब के इक्विलिब्रियम शुरू में के एफ अपॉन के बी होता था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट्स की रेशो, और हम बोलते थे अगर रिएक्शन आर से पी होनी है तो जिसका के इक्विलिब्रियम हाई है वो फॉरवर्ड ज्यादा जाके इक्विलिब्रियम बनाएगा, जिसका के इक्विलिब्रियम लो है वो आर के पास ही इक्विलिब्रियम बना देगा। तो रिएक्शन के आगे जाने का एक्सटेंट क्या है वो के इक्विलिब्रियम बताता है, और के इक्विलिब्रियम का डेल्टा जी नॉट के साथ हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो डेल्टा जी नॉट थर्मो का पैरामीटर है, और -2.3 RT log के से आप डेल्टा जी नॉट से के तक पहुंच के उस रिएक्शन का एक्सटेंट प्रेडिक्ट कर पा रहे थे। तो थर्मोडायनेमिक्स कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक लाइन गैप छोड़ के, ये तो क्या जनरली बताए गए वाले हैं। एक लाइन गैप छोड़ के अब ऐसा लिख दें, डज नॉट डील विद, डज नॉट डील विद, एक पॉइंट लिख दें, रेट्स ऑफ रिएक्शन, does not deal with rate of reaction, ब्रैकेट में लिख दो, studied in kinetics,
ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो थर्मो और काइनेटिक्स को कनेक्ट करता हो कि आपको कोई डेल्टा जी या डेल्टा एच ऐसा कोई थर्मो में पैरामीटर पढ़ाया जाए जिसकी वैल्यू हाई या लो, प्लस या माइनस साइन देख के आप रिएक्शन की स्पीड का गेस लगा लो कि सर डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो क्या फास्ट है रिएक्शन, ऐसा बोल दें क्या? डेल्टा जी माइनस में आ रहा है तो क्या रिएक्शन स्लो है, ऐसा बोल दें क्या? तो देयर इज नो लिंक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। काइनेटिक्स के साथ थर्मोडायनेमिक्स का कोई लिंक नहीं है। इट डज नॉट डील विद रेट्स ऑफ रिएक्शन जो काइनेटिक्स में पढ़ाए गए हैं। और एक और पॉइंट में लिख दीजिए, डज नॉट डील विद में इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट में लिख दें ओनली मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सब्सटेंस इज डन। डज नॉट डील विद के आगे लिखा था आपने इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कि अलग अलग एटम मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं ये बताना थर्मो का काम नहीं है। डज नॉट डील विद इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और ब्रैकेट में ओनली मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सब्सटेंस इज डन। इसका क्या मतलब हुआ? हम जो क्वेश्चंस करेंगे, हीट रिलीज्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें क्यूमुलेटिवली ओवरऑल पूरे सब्सटेंस का क्या हुआ इसकी बातें चलेंगी। कोलिजन थ्योरी स्टाइल में एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग किस एक्टिवेशन एनर्जी पे है, किस ओरिएंटेशन से टकरा रहा है, माइक्रो लेवल पे स्टडी नहीं करी गई है। जिस चीज को आप सिस्टम बोलेंगे, उस सिस्टम में जो सब्सटेंस है उसकी लमसम बल्क में ही स्टडी करी गई है। ईच एंड एवरी एटम मॉलिक्यूल अलग अलग कैसा बिहेव करता है ये थर्मो की इंटेंशन नहीं है। तो मैक्रो मॉडल है, माइक्रो मॉडल नहीं है। ये एक लिमिटेशन कह लीजिए या डज नॉट डील विद कह लीजिए। अब एक दो लाइन गैप छोड़ के लिख दीजिए। सब एक एक लाइन की डेफिनेशन है जो सब सुनी हुई है आपकी। बोलिए सिस्टम क्या है? जहां रिएक्शन चल रही है वो सिस्टम है। आपकी मर्जी पड़े आप टेस्ट ट्यूब बीकर को सिस्टम बोल दो, पूरे लैब के कमरे को सिस्टम बोल दो। जिस जगह पे रीडिंग नोट हो रही है, जहां प्रोसेस चल रहा है, दैट इज योर सिस्टम। लिखिए सिस्टम में एक लाइन, particular part of universe, particular part of universe kept under observation, particular part of universe kept under observation for experimental studies. Particular part of universe kept under observation for experimental studies. कुल मिलाके जहां भी रिएक्शन हो रही है, जहां प्रोसेस हो रहा है, उस कंटेनर का नाम सिस्टम आप बोल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड सराउंडिंग, बस लिख दीजिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, remaining part of the universe. फॉर्मूला स्टाइल में इस तरह से लिख दें, यूनिवर्स बराबर सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग।
नेक्स्ट लाइन, बाउंड्री वर्ड की डेफिनेशन लिख दें, एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, इट कैन बी, इट कैन बी इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। क्या मतलब हुआ रियल और इमेजिनरी का? इमेजिनरी क्यों हो जाएगी? अगर आप किसी जगह रिएक्शन करा रहे हैं, उस बीकर का नाम सिस्टम आपने रखा हुआ था, उस बीकर पे ढक्कन लगा हुआ है, तो फिर वो ढक्कन ही बाउंड्री का काम कर रहा है, उस बीकर की वॉल्स ही बाउंड्री का काम कर रही हैं, जो सेपरेट करे हुए हैं सिस्टम और बाहर की चीज बची हुई जिसको आप सराउंडिंग बोल रहे हो। अगर वो एक ओपन कंटेनर था तो तीन तरफ की जो बाउंड्री थी, वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो रियल थी और आपने उस पर ढक्कन नहीं लगाया था, तो वह एक इमेजिनेशन ही था कि अगर ढक्कन आता तो इस जगह पे आ रहा होता। तो हमेशा एक रियल फिजिकली फील कर सकने वाली बाउंड्री होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों में आप किसी जगह कैंप फायर कर रहे हैं और बॉन फायर लगा हुआ है, तो बॉन फायर में आप हीट फील कर पा रहे हैं उन ब्लॉक्स ऑफ वुड की जो वहां जलाए जा रहे हैं। अब आप एक एक स्टेप पीछे होते जाइए उस फायर के सोर्स से, तो आपको एक सर्टेन लिमिट के बाद हाथ पे वो ताप लगना बंद हो गया, तो अपन ने कोई एक्चुअल वॉल क्रॉस थोड़ी ना करी, लेकिन उसके अंदर तक आपको कहीं हीट फील हो रही थी और एक आध स्टेप बाहर पे हीट फील नहीं हो रही, तो देयर वाज सम इमेजिनरी बाउंड्री जिसके बाहर आपको वो हीट अल्टीमेटली फील होना बंद हो गई। तो रियल और इमेजिनरी वर्ड्स का सेंस यही है। इसी में आगे लिखिए बाउंड्री में और क्या क्या है। नेक्स्ट वर्ड्स है परमिएबल और नॉन परमिएबल, परमिएबल और नॉन परमिएबल। यहां परमिएबल के ब्रैकेट में लिख दीजिए मैटर ट्रांसफर इक्वल टू यस, मैटर ट्रांसफर इक्वल टू यस परमिएबल में लिखा है, तो नॉन के नीचे अलग से कोई लिखने की जरूरत नहीं है। जो क्वांटिटी का, अमाउंट का गिव एंड टेक अलाउ करे, वैसी बाउंड्री परमिएबल बाउंड्री कहलाएगी, जिसमें से सब्सटेंस इन या आउट भेजा जा सकता है, ट्रांसफर ऑफ मैटर अलाउ करना, वो है परमिएबल बाउंड्री। बाउंड्री का दूसरा फीचर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग बोलेंगे तो भी चलेगा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग के साथ लिख दीजिए हीट ट्रांसफर इक्वल टू यस, कंडक्टिंग में हीट के चेंजेस अलाउड हैं, जैसे एडियाबैटिक में देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग्स, तो वहां बाउंड्री मस्ट बी नॉन कंडक्टिंग। अगर वहां कंडक्टिंग बाउंड्री है तो हीट का इन आउट हो सकता होगा, जो हीट ट्रांसफर अलाउ करे वैसी बाउंड्री को कंडक्टिंग बाउंड्री बोला जाएगा। फाइनल फीचर है रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड और फ्लेक्सिबल,
और रिजिड और फ्लेक्सिबल वर्ड्स के मतलब ये हैं। रिजिड वर्ड का मतलब है अपने रूम जैसा, जिसकी साइड की दीवारें भी और छत और फ्लोर भी कुछ भी मूवेबल नहीं है। दिस इज अ रिजिड कंटेनर जिसमें वॉल्यूम का कम ज्यादा करना पॉसिबल नहीं है। और अगर इसमें बाकी सब तरफ से रिजिड होता है और ये छत की जगह पिस्टन है जो अप एंड डाउन जा सकता है, तो वो फ्लेक्सिबल बाउंड्री बोल दी जाएगी। जिसमें आप गैस के एक्सपेंशन कंप्रेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, वो बाउंड्री मूवेबल बाउंड्री है जहां वॉल्यूम के चेंजेस करे जा सकते हैं। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिनमें मजबूरी आपकी ऐसी होती है कि क्वेश्चन ने परफेक्ट वर्ड वहां नहीं दिया तो आपने ऐसे ही चला दिया कि गैस के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आगे जाके आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे वर्क का, यहां फिजिक्स से अलग साइन चलते हैं वर्क के, तो माइनस पी डेल्टा भी ऐसा फॉर्मूला पढ़ेंगे। जो वहां पी डी भी पढ़ रहे हैं यहाँ माइनस पी डेल्टा भी है। तो अगर किसी क्वेश्चन में अलग अलग प्रोसेस जो पढ़ चुके होंगे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, तो वहां आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन 0 है ऐसा बोला जाएगा, क्योंकि आइसोकोरिक वर्ड का मतलब ही होगा वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये चीज 0 करेंगे तो W0 आ जाएगा। तो आपको उसमें कीवर्ड्स सिखाए जाएंगे कि अगर ये कीवर्ड है तो इसको 0 कर दो, ये कीवर्ड है तो इसको 0 कर दो। तो आइसोकोरिक नहीं भी बोला होगा तो आपको ऐसा बोल देते हैं टीचर्स के क्लोज कंटेनर पढ़ने में आए तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा 0, W0 कर दो। हालांकि टेक्निकली वो परफेक्ट वर्ड नहीं है। क्लोज कंटेनर की जगह रिजिड कंटेनर वुड हैव बीन अ बेटर वर्ड। पिस्टन वाले में भी पिस्टन ऊंचा नीचा करने से क्लोज का ओपन थोड़ी ना हो रहा है, तो सही वर्ड रिजिड होना चाहिए। लेकिन ये भूल चूक चल जाती है क्वेश्चंस में, आप देखोगे क्लोज्ड कंटेनर बोलने पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट वाला ही कंडीशन लिया जा रहा होता है। तो दिस इज अ स्लाइट एरर जो क्वेश्चन में कभी कभी दिखती है, लेकिन परफेक्ट वर्ड रिजिड या फ्लेक्सिबल ये था। ये बाउंड्रीज की नेचर कैसी हैं इसके बेसिस पे ही आपके सिस्टम 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। Systems are of 3 type: open, closed, isolated, depending upon इनमें से किसका ट्रांसफर हो सकता है और किसका नहीं। तो ओपन सिस्टम में मैटर का ट्रांसफर भी यस है, हीट का ट्रांसफर भी यस है। क्लोज सिस्टम में मैटर ट्रांसफर नहीं है, हीट ट्रांसफर है। आइसोलेटेड में दोनों ही नहीं है। Open system allows exchange of both heat and matter with the surroundings. उसको पूरा पूरा सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखकर मैंने टिक क्रॉस लिख दिया है बस। सिस्टम का उसके अलावा यूनिवर्स की जो चीज बच गई यानी कि सराउंडिंग के साथ क्या लेना देना अलाउड है या नहीं के बेसिस पे वो 3 तरह के हो सकते थे। सब्सटेंस की क्वांटिटी इन आउट जा सकती है, मैटर ट्रांसफर यस, और हीट भी इन या आउटफ्लो हो सकती है सिस्टम सराउंडिंग के बीच, यस अगर है तो वो ओपन सिस्टम कहलाएगा। एग्जाम्पल में लिख दीजिए 2-3। वाटर इन ओपन बीकर, वाटर इन ओपन बीकर, कॉमा टी इन अ कप, टी इन अ कप, वाटर इन अ बीकर, कॉमा टी इन अ कप। इवेपोरेट होगी टी तो
अमाउंट लॉस भी है और हीट ट्रांसफर भी हो रहा है। अगर चाहे ठंडी हो रही है तो आप हीट का एक्सचेंज भी कर रहे हैं। टी इन अ कप, और एग्जांपल में लिख दें ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स जो भी अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी जो भी पढ़ रहे हो आप, वो सब ओपन सिस्टम का पार्ट। क्लोज वाले में लिख दीजिए एग्जांपल में क्या मना है क्या अलाउड है, वो तो लिख ही रखा है टिक एंड क्रॉस। मैटर ट्रांसफर नहीं होना, हीट एक्सचेंजेस अलाउड हैं। तो एग्जांपल में लिख दीजिए वाटर इन क्लोज कंटेनर, वाटर इन क्लोज कंटेनर, कॉमा बल्ब, कॉमा सैटेलाइट इन स्पेस। ऐसे जनरल एक दो एग्जाम्पल है ये, इनमें से किसी को भी आप दिमाग में विजुलाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसमें हीटिंग कूलिंग वाला काम हो सकता होगा, पर अमाउंट का लॉस या गेन पॉसिबल नहीं है। वाटर इन क्लोज कंटेनर, बल्ब या सैटेलाइट इन स्पेस, ये सब क्लोज्ड सिस्टम का पार्ट होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में लिख दें वाटर इन परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लास्क, water in perfectly insulated flask। यहां पे टेबल क्लोज कर दीजिए और टेबल से नीचे स्टार मार्क में एक लाइन लिख दें यूनिवर्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पे टेबल क्लोज कर दें, उसके नीचे स्टार मार्क में लिख दें यूनिवर्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। क्योंकि आप यूनिवर्स से बाहर और कुछ भी नहीं मान रहे तो फिर उसका किसी और के साथ किसी भी तरह का गिव एंड टेक नहीं होना है। तो अप्रोक्सीमेशन पे आप यूनिवर्स को आइसोलेटेड बोल सकते हैं।